Good morning, students. What we have done up till now. Concept 1 applicability and nature. Concept 1 में हमने सीखा था applicability and objective. So मैंने बता दिया था this standard is applicable from. ये standard applicable हुआ है from 1st April 2019 and it is applicable for all lease after this date. जितने भी लीज के ट्रांजैक्शंस होंगे उन पर ये एप्लीकेबल होगा और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू सेट प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग अकाउंटिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फॉर लीज कॉन्ट्रैक्ट्स इन द बुक्स ऑफ रेस्पेक्टिव पार्टीज। और इंडियाज 116 कुछ मेजर चेंजेस लेके आया है लेसी के बुक्स में, लेसर के बुक्स में नहीं, लेसी के बुक्स में। हाँ, लेकिन कुछ टाइप के लीज ये वाले स्टैंडर्ड में कवर नहीं होंगे, जैसे लीज रिलेटिंग टू दीज एसेट्स, मिनरल ऑयल्स, ओर्स, नेचुरल गैसेस एंड अदर नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज, बिकॉज इंडियाज 106 विल डील विद दैट और इंडियाज 106 इज नॉट इन सिलेबस। बायोलॉजिकल एसेट्स की अगर कोई लीज की बात करे तो इंडियाज 41 डील करेगा। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, कॉन्ट्रैक्ट फॉर मोशन पिक्चर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, वीडियोस, इससे डील करेगा इंडिया 38। सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स, इससे डील करेगा इंडिया 115। बट इफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो इंडिया 115 डील करेगा। तो ये पर्टिकुलर आइटम्स इंडिया 116 डील नहीं करता है। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट 3 में गए थे एग्जाम्शन। अरे एग्जाम्शन और आउट ऑफ स्कोप में फ़र्क है। आउट ऑफ स्कोप का मतलब है इंडिया 116 एप्लीकेबल ही नहीं है, लेकिन एग्जाम्शन का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ लेसर की बुक्स नहीं। ये एग्जाम्शन का जो डिस्कशन था लेसी के बुक्स के लिए, लेसर के लिए कोई टाइप का एग्जाम्शन नहीं है, भले वो ऑपरेटिंग लीज हो या वो फाइनेंशियल लीज हो। लेसी के लिए देखो ना, यहाँ पे लिख के रखा है एग्जाम्शन इज ओनली गिवन टू लेसी एंड नॉट लेसर। लेसी के लिए अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए ना कि लेसी की लीज 12 मंथ्स या उससे कम की है, 12 मंथ्स या उससे कम, एग्जैक्ट 12 मंथ्स या उससे कम, तो उसको शॉर्ट टर्म लीज माना जाएगा। और ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज ये डिसाइड होना चाहिए कि 12 मंथ्स या उससे कम में है, कम पीरियड के लिए लीज है, तो ये शॉर्ट टर्म लीज होगी। या फिर और इट शुड बी ए लो वैल्यू लीज, लो वैल्यू लीज। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो लेसी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ऑफ इंडिया 116 से बच जाएगा और वो सिंपल अकाउंटिंग करेगा। सिंपल अकाउंटिंग कौन सी करेगा? वही ऑपरेटिंग लीज वाली, रेंट का मॉडल अप्लाई करेगा। क्योंकि लेसी के बुक्स में अब हम लोग है ना ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज नहीं बोलते, लेसी के बुक्स में हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म लीज एंड लॉन्ग टर्म लीज, शॉर्ट टर्म लीज एंड लॉन्ग टर्म लीज। सो कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग से बच जाएगा ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये दो कंडीशन पे हमने डिस्कशन, अकाउंटिंग सब देख लिया था। हाँ, शॉर्ट टर्म लीज कब बोला जाएगा? इफ एनी लीज कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स, तो लेसी को एग्जाम्पशन मिल जाएगा, उसको कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग क्या, हायर परचेस वाली अकाउंटिंग, वो अकाउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे दो पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, that if any contract was classified as long term lease, कोई कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग ने शुरू में ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज अगर लॉन्ग टर्म लीज क्लासीफाई किया है और बाद में वो कम पीरियड में सेटल हो गया, उसका पीरियड शुरू में मोर देन 12 मंथ्स था, फिर लेस देन 12 मंथ्स हो गया, तो उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। अरे रीक्लासीफाइड, बाद में वो अगर रीक्लासीफाई हो गया शॉर्ट टर्म में तो उसको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, उसको शॉर्ट टर्म लीज नहीं माना जाएगा। सो याद रखना, एग्जाम्पशन उन्हीं को मिलेगा जो ओरिजिनली शॉर्ट टर्म लीज थी, ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट जो ओरिजिनली शॉर्ट टर्म लीज थी उन्हीं को एग्जाम्पशन मिलेगा। इफ लीज कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन एंटर्ड इनटू फॉर सिमिलर एसेट, कोई सिमिलर एसेट के लिए अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट किया है तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेटली डील करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर सेम कॉन्ट्रैक्ट है और लेस देन 12 मंथ्स के लिए है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को सिंगल कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है। देखो यहाँ पे लिखा है वी कैन ग्रुप सिमिलर एसेट्स ओनली इफ सेम कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड फॉर ऑल एसेट्स। फिर उसके बाद में दो एग्जाम्पल करवाए थे, सिनेरियो 1 सिनेरियो बी,
और हम चले गए लो वैल्यू लीज पे। लो वैल्यू लीज पे मैंने ये समझाया था कि लो वैल्यू लीज में वो एसेट होना चाहिए इंडिपेंडेंट। लो वैल्यू लीज के लिए एसेट डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जो हमने लीज पे एसेट लिया है ना, वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंटर रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे टायर्स ऑफ कार्स, उसको लो वैल्यू एसेट नहीं बोल सकते बिकॉज टायर्स आर डिपेंडेंट ऑन यूज ऑफ कार्स। टायर्स यूज ऑफ कार पे डिपेंड करता है। प्रिंटर जो है ना, उसको हम लोग लो वैल्यू एसेट नहीं बोल सकते क्योंकि प्रिंटर डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर्स फॉर इट्स यूज, सो इट्स नॉट अ लो वैल्यू एसेट। इसको हम लोग लो वैल्यू एसेट नहीं मान सकते। तो याद रखना, लो वैल्यू एसेट के लिए एसेट शुड बी इंडिपेंडेंट, उसका इंडिपेंडेंट यूज़ होना चाहिए। जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, ये सब इंडिपेंडेंट एसेट्स है, नॉट डिपेंडेंट एसेट्स। तो नंबर 1 एक तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरा इसमें मैंने कुछ और पॉइंट समझाए थे कि कभी भी एसेट लो वैल्यू है या नहीं है, वो इस तरीके से नहीं आइडेंटिफाई करना है कि कार की ओरिजिनल लाइफ है 15 ईयर्स, 15 लाख उसकी वैल्यू है, 13 ईयर्स यूज़ हो गया तो 13 लैक्स की वैल्यू भी कंज्यूम हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। अब 2 ईयर्स की लाइफ बची है और 2 लैक्स की वैल्यू बची है। तो हम लोग ये सोच के नहीं चलेंगे कि अरे 2 लाख की तो कार है, नहीं। एन एंटिटी शुड कंसिडर द वैल्यू ऑफ न्यू एसेट वाइल असेसिंग लो वैल्यू एसेट। हम ये मान के चलेंगे कि अगर ये कार, हम नई कार खरीदते तो कितने में होता, लिखा है ना रिगार्डलेस ऑफ द एज, या लिखा है ना रिगार्डलेस ऑफ द एज ऑफ द एसेट। अगर नई कार खरीदते तो कितने में खरीदते हैं। सो हम लोग इसको लो वैल्यू एसेट नहीं मानेंगे, नॉट कंसिडर्ड एज लो वैल्यू एसेट। नई कार लेते तो कितने में, उसके एज के हिसाब से मत जाना। दूसरा, अगर मल्टीपल एसेट लिया, याद है लैपटॉप का एग्जांपल दिया था कि 200 लैपटॉप खरीदा है, तो ये नहीं बोल सकते इतनी बड़ी वैल्यू हो गई। अरे हर एक लैपटॉप इंडिपेंडेंट है, उसकी इंडिपेंडेंट यूज़ है उसका, वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। सो इफ लेसी हैज मेड लीज फॉर, हैज मेड लीज, ये लीज वर्ड में लिखना भूल गया, हैज मेड लीज फॉर 200 लैपटॉप्स, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज लो वैल्यू लीज। हाँ, ओवरऑल अमाउंट ज़्यादा जाता है, लेकिन हर एक आइटम एक इंडिविजुअल अमाउंट है, वेरी हाई, बिकॉज ईच लैपटॉप इज अ सेपरेट एसेट एंड क्वालिफाई स्पेसिफाइड कंडीशन. So we will not focus on volume of transaction, neither on size of business. साइज ऑफ बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सब मैंने बताया था। फिर अकाउंटिंग बताई थी, SLM की अकाउंटिंग होगी। याद है मैंने रेंट बताया था 20,000, 18,000, 22,000। तो मैंने बोला इस तरीके से अकाउंटिंग नहीं होगी, हम SLM रेंट निकाल लेंगे, या फिर बोला है सिस्टमेटिक बेसिस, और सिस्टमेटिक बेसिस के लिए कोई डिटेल्स नहीं दे रखा है। तो 20,000 पर ईयर, लेकिन फर्स्ट ईयर में तो पेमेंट भी 20, अब तकलीफ नहीं है। सेकेंड ईयर में रेंट तो दिखाना है 20, लेकिन पेमेंट 18 का है, तो बाकी लीज एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। थर्ड ईयर में रेंट तो दिखाना है 20, लेकिन पेमेंट किया है 22, तो लीज एडजस्टमेंट अकाउंट जो ओपन किया वो क्लोज हो जाएगा। सो दैट्स हाउ द अकाउंटिंग शुड बी डन। यहाँ तक हम लोग अभी तक कर चुके हैं, आई होप सबको ये पार्ट रिकैप हो गया होगा, ठीक है ना।